जय हिंद सभी लोग। आपका सेल चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। सिस्टम या तंत्र की हम बात करें तो जब हमारी बॉडी की कई सारे पार्ट्स मिलकर, कई सारे ऑर्गन मिलकर किसी एक चीज को ही परफॉर्म करते हैं तो उसको हम सिस्टम या तंत्र बोलते हैं। तो हम रेस्पिरेशन की बात करें यानी कि श्वसन की, तो इसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से ये इसको ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो इसलिए इसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। दूसरा, जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की वजह से ही हमें ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में ऊष्मा यानी कि हमारी बॉडी में हीट बनी रहती है, हमारा जो जिस्म है वो गर्म रहता है। लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। उसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि हमारी बॉडी में हीट बने रहने के सिर्फ दो कारण होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता रहता है पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, तो ये हीट बनाए रखता है। दूसरा, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इससे हीट बनी रहती है। तो जब इंसान का मरता है तो उसकी सांस भी रुक जाती है, जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो भी रुक जाता है और इंसान का जिस्म ठंडा पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये एक अपचयी यानी कि कैटाबॉलिक क्रिया होती है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का तोड़ देना, किसी चीज का टूट जाना है, किसी चीज को तोड़ देना। इसी का अपोजिट होता है एनाबॉलिक, किसी चीज को जोड़ देना। अब हम ये तो हो गई इसकी प्रोसेस की, मतलब ये किस किस टाइप की क्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन अंग यानी कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी कह सकते हो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो हर चीज अलग अलग है। तो उनमें जो श्वसन अंग यानी कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं ह्यूमंस की। तो हम आते हैं मैमल्स के अंदर। मैमल्स यानी कि स्तनधारी। तो मैमल, अब आप सोचो कि मैमल्स या स्तनधारी क्या होते हैं? वो सभी ऑर्गेनिज्म, वे सभी जीवधारी जो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करवाते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो आते हैं मैमल्स के अंदर। वो चाहे हम हो गए, बिल्ली, शेर, कुत्ता, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? मैमल्स के अंदर। और जितने भी मैमल्स होते हैं वो सांस किससे लेते हैं? लंग्स से। किससे सांस लेते हैं? वे सांस लेते हैं लंग्स से। दूसरा, हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीड़े। जैसे आपका मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? कीट के अंदर आते हैं। तो ये सांस लेते हैं ट्रेकिया से। अब ये ट्रेकिया क्या होती है? जो हमारा यहाँ से हम सांस लेते हैं, जो एयर पाइप जाता है, मतलब सांस नली जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमारा एयर पाइप जाता है उसको बायोलॉजी में ट्रेकिया बोलते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो लंग्स से सांस ना लेकर वो किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से, यानी कि सांस नली से ही सांस ले लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जलीय जीव यानी कि एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो गिल्स यानी कि जो गलफड़े होते हैं उनसे सांस लेते हैं। आपने कभी मछली को देखा हो तो मछली के साइड में यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, इस तरीके से हिलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो मछली जो है वो किससे सांस लेती है? वो अपने गिल्स से सांस लेती है। आपने यूं इस तरीके से हिलते हुए देखा हो या इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रॉग से। तो फ्रॉग जो हमारा होता है, जिसको हम हिंदी में मेंढक बोलते हैं, ये एक ऐसा, मतलब कह सकते हो प्रजाति है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कई तरीके से सांस लेता है। जब ये हम लोगों की तरह, जैसे आपने देखा जब यूं कूद कूद के चलता होता है जमीन पर, तो उस टाइम ये सांस लेता है लंग्स से, मतलब जो फेफड़े हैं उनसे सांस लेता है। लेकिन जब ये मिट्टी के अंदर चला जाता है और उसको हाइबरनेशन की प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो जब बरसात होती है तो आपको लगता है कि एकदम से ये मेंढक कहाँ से आ गए, और बोलने लगता इस तरीके से टर्रपो करने लगते हैं। तो आप ये सोचो कि ये कहाँ से आते हैं? तो वो मिट्टी के अंदर बैठ जाते हैं और वो उनकी कहलाती है निष्क्रिय अवस्था। मतलब सिर्फ उनकी सांस चल रही होती है, हल्का हल्का दिल धड़क रहा होता है, बस उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये उस समय सांस लेते हैं स्किन से। लेकिन जब छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा जब मेंढक पैदा होता है, जो उसका लार्वा होता है, उसको टेडपोल बोलते हैं, तो उस समय ये पानी के अंदर होते हैं, तो इनके अंदर ये सांस लेते हैं गिल से। तो मेंढक कितने तरीके से सांस लेता है? टोटल 3 तरीके से। पहला, जब ये जमीन पे होएगा तो ये सांस लेता है अपने लंग से यानी कि फेफड़ों से। जब ये मिट्टी के अंदर बैठ जाता है तो ये सांस लेता है अपनी स्किन से, जो हमारी खाल होती है, इससे सांस लेता है। तीसरा, जब ये बिल्कुल छोटा सा होता है, नन्हा सा, तो उसको हम टेडपोल बोलते हैं और ये सांस लेता है गिल से। यानी कि सारे कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं कि लंग से भी सांस ले रहा है, गिल से भी सांस ले रहा है और स्किन से भी सांस ले रहा है। ये होगा श्वसन अंग की किसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं जिनसे सांस ली जाती है। अब अगर आप लोग, हो सकता है माइंड में ये क्वेश्चन आए कि सर जी हम तो सांस जो लेते हैं वो नाक से ले रहे हैं, क्योंकि हम भी पहले सोचते थे कि मतलब नाक जो सांस होती है वो नाक से ली जाती है। लेकिन अगर आप नाक को बंद कर लोगे
तब भी मुंह से सांस ले सकते हो। तो यानी कि कह सकते हो जो हमारी नाक है, जिसको नोज बोलते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग नहीं है। अगर मुंह भी बंद कर ले, अगर यहाँ से पाइप डाल दिया तब भी हम सांस ले सकते हैं, यानी कि मुंह भी हमारा, ये दोनों हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग है ही नहीं। तो कौन है? फेफड़े ही है, क्योंकि जब हम जोर लेते हैं तो फेफड़े ही खींचते हैं सांस को, जो छोड़ते हैं तो फेफड़े ही रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि फेफड़ों से हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो लंग्स ही होते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए हम देख लेते हैं ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि सांस लेना और छोड़ना, मतलब सांस आपने ली छोड़ी, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो जब सांस हम अंदर लेते हैं, अंदर ली, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। जब हम सांस को छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। मतलब जब सांस लेते हैं यानी कि इन करते हैं, अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन, छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है? सांस को छोड़ देते हैं, इंस्पायरेशन में हम सांस को अंदर ले लेते हैं। अब एक चीज ये आती है कि इंस्पायरेशन के अंदर जब हम सांस को लेते हैं, तो सांस जब हमने ली तो नॉर्मल हम सुनते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैस है, तो जितने अमाउंट में वो हैं, तो हम वो सारी हमारे अंदर जाएंगी। यानी कि जो कह सकते हो कि नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में 78%, तो जो हम मतलब इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर लेंगे तो 78% नाइट्रोजन जाएगी। ऑक्सीजन 21% होती है, तो सांस लेंगे इंस्पायरेशन में तो 21% ऑक्सीजन जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.04% होती है। तो जो हम सांस लेंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 0.04% जाएगी। ये तो हर इंसान को याद ही रहता है, क्योंकि जितनी ही एटमॉस्फेयर में गैस होगी उतनी हमारे अंदर जाएगी। अब दूसरा खेल शुरू होता है वो एक्सपायरेशन में, कि जो हम सांस छोड़ते हैं कि उसमें रेशियो क्या रहता है। तो जब हमने नाइट्रोजन ली 78%, तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% ही निकल जाती है। मतलब इसका बॉडी में कोई भी यूटिलाइज नहीं होता, इसको हम नहीं लेते, जितनी ली फेफड़ों ने उतनी ही वापस कर दी। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं जो 21% थी, जब इसको हम रिलीज करते हैं तो सिर्फ वो बचती है 17%, यानी कि 17 ली कितनी? 21, बची कितनी? 17। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी जो हमने ली थी 0.04%, ये कितनी निकलती है? 4%। अगर एग्जैक्ट इसका फिगर बनाए तो ये बनेगी हमारी 4.4%। मतलब जो हेर फेर हो रही है वो कितने? वो 4% में ही हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां 21 है, वहां 17 हो गया, यहां 0.04% है, वहां 4.4% हो गया। क्लियर इतनी चीज? अगर आपसे कोई पूछे इंस्पायरेशन में नाइट्रोजन 78% यानी कि 78%, एक्सपायरेशन में भी 78%, ऑक्सीजन 21%, और इधर ऑक्सीजन 17 यानी कि 17%, इधर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, उधर 4.4 या फिर आप 4 भी बोल सकते हैं 4%। क्लियर इतना? आपको ब्रीथिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से बनता है आपका। कहां से बनता है वो क्वेश्चन? आपका यहीं से बनता है कि आपका एक्सपायरेशन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन कितने % निकलती है। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारे पासेज ऑफ रेस्पिरेशन है, मतलब जो हमारे श्वसन अंग के श्वसन मार्ग हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्लियर? अगर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं श्वसन मार्ग यानी कि पासेज ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ट्रैक ऑफ रेस्पिरेशन, जिसका मतलब होता है जो हम सांस ले रहे हैं तो हमने नाक से ली, ये सांस हमारी कहां कहां तक जाती है, तो जिस रास्ते से होकर ये गुजरती है इस तरीके से, तो उसको हम श्वसन मार्ग या फिर पासेज ऑफ रेस्पिरेशन या फिर ट्रैक ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? तो हम देख लेते हैं जो हमारी सांस है वो कहां कहां से गुजरती है। तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं ऐसे करके, तो वो हमारे जो आगे के नथुने हैं इनसे एंटर होती है, जिनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, और हिंदी में इसे बोला जाता है नासा छिद्र। अपनी भाषा में मतलब लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं क्या? नथुने। आपने सुना हो इंसान कहता है नथुने में चोट लग गई या नथुने हैं मेरे, इस तरीके से। और वैसे क्या बोलते हैं इसे? नॉस्ट्रिल या फिर नासा छिद्र बोलते हैं। इन्हीं के जरिए हमारी एयर आती है, ऐसे लेते हैं, वो एंटर होके आगे बढ़ती है। जब आगे की ओर जाती है तो ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल खाली वाला स्पेस में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। यहाँ पे लिखा हुआ है नेजल कैविटी, जिसको बोलते हैं नासा गुहा। इसके अंदर यहाँ पे हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे एयर में प्रेजेंट जो भी चीजें धूल कण वगैरह प्रेजेंट होती है ये उनको रोक देता है, और जो चीजें बचती हैं तो वो इसके आगे यहाँ पे एक चिपचिपा सा, अगर आप कभी उंगली डालोगे बिना नजले जुकाम के तो आपको चिपचिपा सा हल्का सा पता कुछ लगेगा,
तो जरूरी नहीं है आपको नजला हुआ है या जुकाम है तभी लग रहा है, वो हमेशा सिक्रीट ही होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। बाकी धूलकण जो बचते हैं वो उनको वहीं पे चिपका लेता है। जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसे मतलब नाक की सफाई करते हैं, निकाल के यूं फेंक देते हैं। लेकिन कुछ घिनौने आते हैं, वो निकाल के उंगली मार मसले पड़े रहेंगे, फिर इधर निकालेंगे, यूं निकालेंगे, तो वो मतलब घिनौने ले। लेकिन जो इंसान होता है कायदे से सफा करके फेंक देता है। तो वो किसकी वजह से? वो म्यूकस की वजह से इकट्ठा होता रहता है। वो धूलकण जो होते हैं एयर में वो वहीं पे रुक जाते हैं और वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं, जिनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, जो हमारी सांस है, जो हमने ली एयर, वो फिर जाती है हमारी फेरिंग्स में, जो हमारा मुंह फैलाते हैं, जो बिल्कुल सामने वाला एरिया दिखता है अंदर का, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं हल्लक। आपने देखा इंसान कहते हैं हल्लक फैलाओ, हल्लक में दर्द हो रहा है, या फिर कहते हैं हल्लक से बोलो, तो उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। हिंदी में इसे कहते हैं ग्रसनी। तो हम चाहे सांस, जिसमें मतलब कह सकते हो सांस ले रहे हैं, ये भी हल्लक में जाती है, और जो हम खाना खाते हैं वो भी हल्लक में जाता है। तो ये दोनों चीजें कहाँ जाती है? हल्लक में ही जाती हैं। हल्लक के बाद हमारा आता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। अब वॉइस बॉक्स या स्वर तंत्र क्यों कहते हैं? तो अगर हम इसे यहाँ पे दबा दें, जैसे हम बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, तो देखा आपने आवाज चेंज हो जाती है। तो अगर किसी का ये दबा दो तो उसकी आवाज ही नहीं आती। तो आवाज हल्की भारी कुछ भी है जैसी, तो हम उसको किससे? स्वर तंत्र को अगर दबा दें तो हमारी आवाज चेंज हो जाती है। जैसे हम बोले लैरिंग्स, फेरिंग्स, तो ये दबाएं तो हमारी आवाज में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी कह सकते हो, जो हमारी वॉइस कैसे निकलेगी, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लैरिंग्स के बाद ये हो गया। फिर हमारा जो मेन चीज है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, हल्लक यानी कि फेरिंग्स, फिर हमारा आया लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जो हमारी एयर है वो चली जाती है इस ट्रैकिया में। यहाँ पे से एक एयर पाइप जाता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और हमने अभी आपको बताया था, जो हमारे कीट होते हैं यानी कि इंसेक्ट होते हैं, वो इस ट्रैकिया यानी कि इस एयर पाइप से ही वो सांस लेते हैं। इस ट्रैकिया में आपको दिखेगा कि इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, सी लाइन। तो ये कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज एक हड्डी का ही मतलब कमजोर हड्डी होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये इस पाइप को रोके रहती है, क्योंकि ये पाइप है, इसके अंदर कोई चीज तो होती नहीं है। अब जैसे आप बलून लें, बलून में हवा भरे, बलून फूल जाएगा, लेकिन उसकी जैसी हवा निकालो वो चिपक जाएगा। तो जिसकी वजह से ये चिपके ना वापस, तो इसको कौन सी चीज, इसको कह सकते हो एक कार्टिलेज होता है जो रोके रहता है, जिसकी वजह से ये चिपकता नहीं। अगर ये चिपक गया तो फिर आप सांस लो, सांस मिलेगी नहीं और मर जाओगे। तो इसको कौन सी चीज, इसको कार्टिलेज रोका रहता है। जो हमारा जो ट्रेकिया है, जब ये नीचे जाता है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक लेफ्ट मतलब लंग्स में चला जाता है, एक राइट लंग्स में चला जाता है। तो उसको ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ट्रेकिया, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलिए, ब्रोंकाई। ये जो हमारा ब्रोंकाई है, फिर आगे चल के ये और मतलब कह सकते छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। एक दफा देखिए, ट्रेकिया आया, ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई। और जो हमारा ब्रोंकाई है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये आपको दिखेगा ये इस तरीके से, इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद हमारे जो ब्रोंक्यूल है, इस पे जो अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, उस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्वेओली। क्या बोलते हैं? एल्वेओली। लास्ट में जो हमारी एयर है वो एल्वेओली में ही आती है। और यहाँ पर से बाद में इसके अंदर मतलब ब्लड आता है, जिसमें हीमोग्लोबिन एयर को पकड़ता है, आओ यार चले यार, और पकड़ के लेके चला जाता है फिर एयर को। फिर वो सेल तक जाता है, फिर माइटो मतलब यही एल्वेओली में आता है, फिर ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड से कहा जाता है सेल में, और सेल माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, जिसके अंदर क्रेब्स नाम का चक्र चलता है, मतलब क्रेब्स साइकिल चलती है, जो हमने आपको सेल में बताया है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना कि क्रेब साइकिल क्या होता है। और वहां से फिर मतलब एनर्जी वगैरह बनती है, वो अलग की बात है। यहाँ पे आप समझिए कि एल्वेओली तक आती है, फिर ब्लड और फिर सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। एक दफा आप फिर से देख लीजिएगा कि जो हमारा सबसे पहले नॉस्ट्रिल आएगा, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी ये वाला एरिया, फिर फेरिंग्स यानी कि हल्लक वाला एरिया, फिर हमारा लैरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स से होती हुई एयर आएगी हमारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हमने बोलेंगे ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होंगी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे छोटे छोटे, तो उनको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूली। और ब्रोंक्यूल के मतलब ब्रोंक्यूल में एक अंगूर के नुमा गुच्छा पाया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एल्वेओली। एल्वेओली को ही वायु कोष्ठक कहते हैं। यहाँ फिर ब्लड आएगा, ब्लड इसको पकड़ के लेके चला जाएगा कहाँ? सेल के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को दे जाके, जहां से हमें एनर्जी मिलेगी। ये हमारा जो ये लंग्स है, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है इसकी सेफ्टी के, जिसको हम कहते हैं प्लूरा
प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। तो लंग्स की सेफ्टी के लिए कौन सी मतलब लेयर पाई जाती है? प्लूरा मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे जो हमारा कोरोना हुआ था, तो कोरोना वो मेनली जो था वो इन्हीं पाइपों पर अटैक करता था, मतलब जो हमारे ब्रोंक्यूल हैं, एल्वेओली है, इन्हीं में आके वो भर जाता था और हमें सांस लेने में दिक्कत होती, हमें सही से सांस नहीं मिलती थी। क्लियर? अच्छा, ये आपके सारे पार्ट्स हो गए कि जो हमारा श्वसन मार्ग यानी कि रेस्पिरेशन ट्रैक था उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कहां कहां से होकर एयर गुजरती है। अब हम देख लेते हैं कि जो हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं। अभी तक तो आपको पता है कि लंग्स सांस लेता है, लेकिन लंग्स को भी कोई चीज हेल्प करती है। चलिए उसको देख लेते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो हमारा ये डायफ्राम होता है ये संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक क्या होता है? ये टिश्यू वाला मतलब ऊतक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। तो ये कह सकते हो जो 70% हेल्प करता है सांस लेने में वो ये हमारा डायफ्राम ही करता है। ये कैसे करता है? ये डायफ्राम आपको थोड़ा सा कर्व में दिखाई दे रहा होगा। जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, ये सांस ले ली, इसमें सांस ले ली और ये बैठ जाते हैं। सांस लेंगे, एयर थोड़ी तो भारी होती है तो ये बैठ जाएंगे। अब लंग्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो फिर से सांस को बाहर निकाल दें। सांस को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा जो नीचे बैठ गया था ये कहते हैं ठीक है बाहर निकालना है। लंग्स कहते हैं हाँ, फेफड़ा कहते हैं थोड़ी भैया मदद कर दो डायफ्राम से। डायफ्राम कहते हैं अच्छा मदद करना है। तो डायफ्राम यूं नीचे जोर लगा दे और ऊपर उठा के फेंक देता है। तो जितनी एयर होती है वो बाहर निकाल के हम डाल देते हैं। और वरना अगर डायफ्राम नीचे बैठ जाए, गुस्सा हो जाए लंग्स से कि हम ठीक है तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे मदद ही नहीं करेंगे, तो फिर हवा कैसे सांस लोगे, बैठ गई। अब वो निकले कैसे? मुंह से निकालो, हाथ डाल डाल के, तो नहीं निकलेगा ना। तो कह सकते हो 70% जो हेल्प करता है वो कौन करता है? डायफ्राम करता है फेफड़ों को। क्योंकि फेफड़ों में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो अपनी सांस को भर तो लेता है। लालची इंसान पेट में भर तो लेगा, मतलब लंग्स में अपने अंदर ले तो लेगा, लेकिन निकाल नहीं पाता है। निकालने के लिए कौन हेल्प करता है? डायफ्राम। हालांकि ये लेने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि जब ये नीचे हो जाता है तो सांस आ जाती है, जो ऊपर करता है सांस निकल जाती है। अब अगर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, मतलब गर्भवती जो महिला होती है, उनका जो मतलब कह सकते हो जब 7-8 मंथ चल रहा होता है या 9th मंथ आते आते हैं तो उनका जो स्टमक है, पेट, वो फूल जाता है। तो जब उनका पेट इतना बड़ा हो गया तो ये डायफ्राम है, इसको तो नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं मिली, क्योंकि पेट के जहां पे कहा डायफ्राम के जहां पे पेट आ गया। तो उस टाइम पे जो लंग्स की मतलब कह सकते हो मदद करता है सांस लेने में, वो करती है हमारी रिब्स। ये हल्की सी जो फीमेल महिलाओं की होती है वो हल्की सी मतलब मूव करती हैं, जो मदद करती हैं किसकी? सांस लेने में। अगर किसी महिला के चोट लग जाए, उसकी मतलब पसली भी टूट जाए, तो उसकी मौत होना मतलब पक्का ही है, वो मर ही जाएगी, क्योंकि डायफ्राम तो पहले से काम नहीं कर रहा था। और जब रिब्स भी टूट गई तो जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। क्लियर? अब ये तो सारी चीजें हो गई कि डायफ्राम मदद करता है। अब दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस क्या होता है? तो एपिग्लोटिस एक हमारा छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे, जो हेल्प करता है हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा। ये हमने दिखाया कि एक साइड में ये हमारा पाइप गया है एयर का और एक ये आया फूड का, लेकिन अगर ऊपर से ओपनिंग देखो तो दोनों की ओपनिंग एक ही है। मतलब ऊपर से जो भी आएगी मतलब एयर आएगी वो भी यहाँ पे आएगी, इस तरीके से एयर एंटर होगी, ये भी एयर आएगी, फूड आएगा वो भी इधर से एंटर होएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये एपिग्लोटिस लगा होता है, ये कह सकते हैं बैरियर का काम करता है कि यहाँ पे जब एयर आएगी तो एपिग्लोटिस कहता है मतलब ब्रेन ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। तो एपिग्लोटिस जो है ये फूड की तरफ इस तरीके से, ये है इधर हो जाएगा। जब इधर हो जाए तो एयर आराम से एंटर होके लंग्स में चली जाएगी। लेकिन जब फूड आएगा तो ये इधर है तो इधर ही मतलब इधर साइड में ही हो जाएगा और फूड फिर इधर से जाके स्टमक में चला जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है किसी के ख्यालों में बैठे होते हैं, किसी के ख्यालों में बैठे हैं, सोच रहे हैं कुछ। कोई इंसान सोच रहा अरे वो लाल कपड़े पहन के आई थी, उसने तो हमें पहचाना ही नहीं। दूसरा इंसान कुछ सोच रहा बैठे बैठे खाना खाते हुए कि अरे मेरे अब्बा अम्मा तो हमसे मोहब्बत ही नहीं करते हैं, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। कोई सोच रहा है कि अरे यार मेरा क्या होएगा, मतलब अजीब अजीब दिमाग को टेंशन दे रहा है। अब दिमाग को टेंशन दे रहा है, खाना खाया जा रहा है। तो एपिग्लोटिस है वो भूल गया कि क्या करना है, क्योंकि ब्रेन कहीं और बिजी कर दिया तुमने। जब ब्रेन कहीं और बिजी हो गया तो एपिग्लोटिस पूछ रहा है कि जो ऊपर से आ रहा है वो फूड है या एयर है, क्योंकि इसे तो पता है सिग्नल कौन देता है? ब्रेन। तो ये बता ही नहीं पा रहा कि कौन सा ब्रेन कर रहा है, अरे कुछ नहीं होएगा। एपिग्लोटिस पूछा भैया बताओ क्या है, और जब तक वो पूछता रहता है ब्रेन कुछ बताता ही नहीं है। तो जो हमारा मान लिया कि हमने फूड लिया और फूड चला गया इधर एयर पाइप में, तो नीचे लंग्स जो होते हैं वो देखते हैं अरे फूड आ रहा है, कहते जोर लगाओ और या
और एकदम से बहुत तेज तरीके से फूंक मारते हैं, जिसकी वजह से हमें एकदम से बहुत तेज से हुचकी आ जाती है, जिसे हुच्चू वगैरह भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वो आ जाती है तब नाक आग से मतलब खाना वगैरह निकल आता है। तो वो किसकी वजह से जब इधर आ जाता है, और इसी वजह से कभी जो हमें हिचकियां आती हैं तो उसमें रीजन यही होता है कि हम जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो हमें हिचकियां आती है, क्योंकि पता लगा कि हल्का सा कोई ड्रॉप खाने का इधर चला गया या कोई चीज और चली गई, तो जिसकी वजह से हिचकियां आने लगी। उल्टा हम क्या सोचते हैं कि कोई हमें याद कर रहा था तो हिचकियां आ रही थी। और वही चीज इधर है कि अगर एयर इधर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खाना उधर चला गया तो जब भी जाता है तो लग सकता है अरे खाना हमारा, अगर फिर देखता है कि हाँ सब निकल गया, नहीं थोड़ा सा रह गया, फिर से हमारा अच्छू मतलब खूब जोर जोर से वो फेफड़ों पूरी ताकत लगा के जोर लगा के हिस्सा करके जितना भी खाना होता है वो निकाल देता है। जब देखता है अरे हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि ठीक है, क्या साला मतलब सोचता है कि अरे हमको तो मरवा ही देता कभी, क्या फेफड़ों खाना ले, फेफड़े क्या करें खाने का, हम मेरे तो काम हो जाते। तो एपिग्लोटिस है कह सकते हो बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है। अगर एपिग्लोटिस धोखे तक में अगर इधर आ जाए, फूड इसके अंदर चला जाए एयर पाइप के अंदर, तो अगर वो फूड निकले ना तो इंसान की वहीं सडनली डेथ हो सकती है, वो मर ही जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एपिग्लोटिस भी, ये डायफ्राम ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हम देख लेते हैं एल्वेली को। तो एल्वेली क्या है, तो हमने आपको बताया था ये जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोल रहे थे, अंगूर के गुच्छे नुमा जो स्ट्रक्चर है इनको बोल रहे थे एल्वेली। अब इसका काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं वो लास्ट में किसमें आती है, एल्वेली में, सांस ली एल्वेली में आ गया। और यहाँ बैठे होता है हमारा आई क्या इसमें आई ऑक्सीजन यानी कि O2, और यहाँ बैठा होता है हमारा Hb, क्योंकि इसके अंदर होता है ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमें पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन यानी कि Hb होता है। Hb जो होता है इसको मोहब्बत होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो जैसी मतलब इन एल्वेली में ऑक्सीजन आती है तो ये इसको पकड़ लेता है कि आओ 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 आओ, सबको भर लेता है कि ठीक है, और फिर लेके मतलब फेफड़ों से लिया, एल्वेली से लिया, और सब कहीं रास्ते में बांटता हुआ पूरी बॉडी में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं, तो सबको बांटता हुआ चला जाता है कि तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड देता रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो तुम भी लो, सबको बांट के चला आता है वापस, कि मतलब फिर से वापस आता है, फिर यहाँ आया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके अंदर डाल दी, और यहाँ से फिर से ऑक्सीजन ली, और फिर से बांटता हुआ सबको जा रहा है कि हाँ तुम भी लो पूरी बॉडी में, इस तरीके से बांट के फिर वापस आता है। तो ये बार बार हीमोग्लोबिन का यही काम होता है कि मतलब एक दफा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड थी, फिर यहीं पे बैठ गया कि हाँ सांस लो, जैसी सांस ली तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन ली उसको पकड़ के फिर लेके चला गया। लेकिन हीमोग्लोबिन की जितनी मोहब्बत होती है O2 से यानी कि ऑक्सीजन से, उससे कहीं ज्यादा इसको मोहब्बत होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी कि CO से। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कभी अगर ऑक्सीजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है कि जा बेवफा तुझे माफ करा, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चला जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब हानिकारक होती है। जब आप जैसे कोई रूम में है, कहीं ठंड के दिनों में इंसान ज्यादातर करता है कोयला वगैरह जलाया, और कोयला जलाने के बाद उसी के अंदर लेट गए, अब उसके अंदर निकलेगा धुआं के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं लेगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा, और फिर हम सांस लेते रहेंगे और ये पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाके बांट देगा जाके, तो जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि चक्कर, अरे भैया क्या हो गया, और हमें चक्कर आने लगते हैं, हम गिर पड़ने लगते हैं। तो मतलब कह सकते हो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो परिवहन करता ही, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता ही है, लेकिन ये और किसका करता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का करता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि जो हमारी बॉडी में गैसों का एक्सचेंज होता है उनमें काम करता है हीमोग्लोबिन ही करता है, कि ऑक्सीजन को लेके आता है पूरी बॉडी में बांट देते हैं आके कि हाँ ब्लड प्योर हो गया, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, मतलब अनप्योर ब्लड होता है, वो आके फिर से दे देता है फिर लंग्स को, लंग्स निकाल देता है बाहर, जिसकी वजह से मतलब कह सकते हैं फिर से सांस लेता है, फिर कार्बन मतलब ऑक्सीजन लेता है, फिर पूरी बॉडी में बांट देता है। इसका सिर्फ यही काम होता है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का मतलब जो ब्लड का रेड कलर होता है किसकी वजह से, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। क्लियर। अब जो हमारा मतलब श्वसन था, रेस्पिरेशन था, ये हमने बहुत समझ लिया कि मतलब क्या क्या होता है। इसमें दो चीजें और समझ लीजिए कि जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है ये लास्ट में कहा जाता है, ये सेल्स को देता है, सेल्स के अंदर ये देता जाके सेल देती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आता है ऑक्सीजन तो उसके अंदर चलता है क्रेब्स नामक चक्र, मतलब क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो वापस लाके इसे दे देता है। तो जो हमारा श्वसन होता है यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो जो हमने सांस ली ये हो गया एक्सटर्नल,
कि सांस ली यहाँ मतलब लंग्स तक आई, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। दूसरा होता है इंटरनल, जो सेल्स के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल। यानी कि एक होता है आंतरिक श्वसन, दूसरा होता है बाह्य श्वसन। इंग्लिश में याद रखिएगा, इंटरनल श्वसन मतलब इंटरनल जो सेल के अंदर होएगा वो इंटरनल मतलब रिस्पिरेशन कहलाएगा, और एक्सटर्नल जो हमने सांस ली और लंग्स तक आई। क्लियर? अब ये श्वसन जितना भी रिस्पिरेशन था ये मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गया कि क्या कहां से क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए अब इसको हटा के हम आगे देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो जो हम एक बार में सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, तो वो सांस जो हमारी एयर है वो कितनी होती है, तो वो 500 ml होती है। यानी कि नॉर्मली हम एक बार में जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो 500 ml होती है, उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसकी जो अमाउंट होती है, उसकी जो मात्रा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, वो 500 ml होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, क्योंकि ये तो हमने आपको बता दिया कि सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी। लेकिन आपने देखा जब सांस अगर हम लंबी ले रहे हैं मतलब खूबी अंदर खींच रहे हैं, तो जब नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो 500 ml आ रहा है। जब हम एयर को अंदर खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस तरीके से खींच रहे हैं, तो कुछ तो मतलब ये अमाउंट है, कुछ तो बढ़ेगा। तो वो जो अमाउंट बढ़ता है वो बढ़कर हो जाता है 6000 ml। यानी कि जो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी आती है वो 6 लीटर तक आती है। क्लियर? हम जो सांस लेते हैं मतलब जो टाइडल वॉल्यूम आता है वो इतनी लेते हैं, मतलब जितनी ये 500 ml की लगभग बॉटल है, तो यानी कि कह सकते हो इतनी जितनी एयर इसके अंदर आएगी उतनी एयर लेते हैं। जब अगर हम खूब मतलब लंबी सांस खींचते हैं तो हमारा जैसी डीप सांस लेते हमारा चेस्ट फूल जाता है, तो उसमें हम लगभग 6 लीटर तक एयर को अपने अंदर अपने लंग्स के अंदर ले लेते हैं। क्लियर? तो जो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी आती है वो 6 लीटर यानी कि 6000 ml तक आती है, और जो टाइडल वॉल्यूम आता है वो 500 ml आता है। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो इंसान सांस लेता है, कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते इधर चलना उधर, तो जो हम सांस लेते रहते हैं, तो जो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं उसकी जो मतलब उसकी जो काउंटिंग होती है वो लगभग 1 मिनट में हम सांस लेते हैं 16 से 17 बार। यानी कि कह सकते हो 16 to 17 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन जब आपने देखा कोई शख्स अगर सो रहा होता है, तो अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल हम सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जब सो रहा होता है तो उसकी जो सांस होती है तो वो थोड़ी सी डीप हो जाती है, मतलब सो रहा है ऐसे इस तरीके से, तो उसकी सांस जब थोड़ी डीप हो गई, थोड़ी स्लो भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो 16 से 17 बार ये घटकर हो जाता है 12 से 13 बार। यानी कि जागता हुआ इंसान जो है वो जो सांस लेता है वो 16 से 17 बार लेता है 1 मिनट में, और जो शख्स सो रहा होता है वो 12 से 13 बार ही सांस लेता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका छोटा सा जिस्म होता है, तो वो सबसे ज्यादा बार सांस लेते 1 मिनट में, वो एक मतलब कह सकते हैं 20 से 25 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, क्योंकि उनका छोटा सा ही तो मतलब लंग्स होता है, वो फटाफट मतलब पंप करता रहता है, तो वो मतलब कह सकते हो 20 से 25 बार 1 मिनट में सांस ले लेते हैं। क्लियर? ये आपको इतना समझ में आ गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, कि 1 मिनट में जो ह्यूमन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो सांस कितनी लेते हैं, छोटे बच्चे सांस कितनी लेते हैं, सोते टाइम सांस कितनी लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब हम देख लेते हैं कि जब आपने देखा हो कोई भी इंसान जब कहीं किसी माउंटेन पे चढ़ता है या फिर कभी समुद्र के अंदर जाता है, तो वो अपनी पीठी पे एक सिलेंडर बांधे रहता है। उस सिलेंडर को हम कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंटेन यानी कि पर्वत पे। अगर कोई पर्वत पर चढ़कर जाता है तो अपनी पीठी पे बांध के जो गैस सिलेंडर मतलब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है, उसमें ऑक्सीजन होती है प्लस उसमें नाइट्रोजन होती है। वैसे ही जब वो ओशियन में जाता है, जो ओशियन के अंदर जाते हैं जांच वगैरह करने के लिए, तो ओशियन के अंदर जो जाता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है प्लस नाइट्रोजन होती है। लेकिन जब हम डीप ओशियन में जाते हैं यानी कि डीप समुद्र में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो फिर उसमें हम ऑक्सीजन के साथ में हीलियम मिला देते हैं, ना कि नाइट्रोजन मिलाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही बन के आता है कि समुद्र में जाने पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या मिलाते हैं और डीप समुद्र में जाने पर क्या क्या मिलाते हैं। तो ऑक्सीजन में जब जाएंगे मतलब नॉर्मल समुद्र में जाएंगे, ऐसी कूद गए मतलब 2 4 10 फीट तक या फिर 100 फीट तक, तो हम ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ही मिलाएंगे। लेकिन अगर हम डीप समुद्र में जाएंगे, और डीप में कितना जाएंगे 300 फीट, अगर 300 फीट से ज्यादा गहराई में अगर हम जाएंगे तो वहां हम हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का यूज करते हैं।
अब आप सोच रहे हो कि सर जी आपने मतलब हमको जरूरत तो सिर्फ ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हीलियम इनका हम क्या करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं, खाली गैस सिलेंडर में भरो भरो ऑक्सीजन, आराम से ले रहा है, सांस मजे से घूम रहा है समुद्र के अंदर, मतलब पहाड़ पे चढ़ गए वहां भी आराम से घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अच्छे से एक चीज ध्यान रखिए, हमने आपको पहले एक चीज बताई थी जब ब्रीथिंग अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, तो ब्रीथिंग में हमने बताया था कि आपको जो हम एयर लेते हैं तो वो कह सकते हैं मिक्सचर होती है गैसेस का, उसमें सबसे ज्यादा तो आपकी 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन आती है 21%, बाकी अदर गैसेस भी होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं इनको कह सकते हो आदत ही नहीं है कि ये प्योर जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको ले सकें, और प्योर ऑक्सीजन होती है काफी हैवी, अगर वो हमारे लंग्स लेंगे तो लंग्स डैमेज हो जाएंगे और हमारी डेथ भी हो सकती है, जिस वजह से ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन मिलाया जाता है, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन, और डीप समुद्र में आते हैं ऑक्सीजन के साथ में हीलियम मिलाया जाता है। क्लियर? तो ये ना सोचना कि सर ये क्यों मिला रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसको कौन सी मतलब ऑक्सीजन के साथ में क्या दिया जाता है, थोड़ी जगह कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम बता रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोई शख्स बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा वाली उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको किसमें रखा जाता है, आईसीयू में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें हमेशा आपको कोई ना कोई नर्स भी मिलेगी, हमेशा इसमें आपको एक डॉक्टर भी मिलेगा जो लोगों की देखभाल करता रहता है। बाकी वार्ड में अगर आप जाएंगे, वार्ड में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मतलब आईसीयू में आपको हमेशा कोई ना कोई नर्स और डॉक्टर आपको हमेशा प्रेजेंट रहता है। अब आईसीयू में भी दो टाइप के मरीज होते हैं, एक होते हैं कि जिनकी तबीयत सीरियस है तो उनको आईसीयू में रहकर जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो लगा दिया जाता है कि वो सांस ले सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं जो अपने लंग से सांस ले ही नहीं पाते हैं, उनको हम रख देते हैं वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर ये कह सकते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, इसमें से बचना बहुत ही मुश्किल रहता है। और ये वेंटिलेटर कैसे है, इसमें नाक जो होती है यहाँ से पाइप डाल के हमारे लंग्स तक लाते हैं, और लंग्स से फिर एक पंप होता है जो मतलब ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में पंप करता रहता है, हमारे लंग्स मतलब काम करते रहते हैं। तो वेंटिलेटर लास्ट स्टेज होती है, इसमें हम क्या ऑक्सीजन और हीलियम इसमें भी मिला देते हैं, कभी कभार ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी मिला देते हैं। आपको समझ में आ गया, हमने आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर बताया तो सारी में ऑक्सीजन तो कंपलसरी है, ऑक्सीजन चाहिए ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे तो हम ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग गैसें जैसे नाइट्रोजन या हीलियम का यूज करते हैं। आई होप ये आपको पूरा जो अपने चैप्टर बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब रेस्पिरेशन वाला। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।